हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारे स्लीपी क्लासेस के हर कोर्स पे, चाहे वो मेंस, प्रीलिम्स, फाउंडेशन कोर्स हो या स्टेट पीसीएस का कोर्स हो, आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिलने वाला है अक्टूबर 31 तक। अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करते हैं और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अक्टूबर 31 OCT31। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें और हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हुए 10% डिस्काउंट को प्राप्त करें। चलिए देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था और पॉलिटी गवर्नेंस के कंसेप्ट्स में या कॉन्टेक्स्ट में उसे कैसे हमें समझना चाहिए। 1833 का एक्ट कहता है कि अब तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का एक उपाधि देना चाहेंगे। और जब इंडिया शब्द इस्तेमाल होने लग गया, इसका मतलब वो इंडिया को एक यूनिट की तरह देख रहे हैं, एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देख रहे हैं, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा जाएगा। अभी तक वाइसराय शब्द नहीं यूज होगा। वाइसराय शब्द तो यूज होगा तब जब 1858 में किंग रूल या क्वीन का रूल, क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी पावर्स हैं भारत को लेके, इंडिया को लेके, सिविल पावर्स हो, मिलिट्री पावर्स हो, ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दिस पर्सन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? विलियम बेंटिक। तो इसके बाद क्या होगा? पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पूरी टेरिटरी की तरह रूल करने का एक इनिशिएटिव होगा। सो फर्स्ट टाइम देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है जिसके कंट्रोल में वो सारी पोजेशंस है जो कंपनी की पोजेशंस है। बिकॉज कंपनी की पोजेशंस क्वीन की पोजेशंस है, ब्रिटिश पोजेशन है। ये तो हमने पहले ही बोल दिया, 1813 में भी बोल दिया था, 1793 में भी बोल दिया। नाउ विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था, बॉम्बे और मद्रास की पावर्स तो कम होती जाएंगी। तो बॉम्बे और मद्रास के पास जो कानून बनाने की पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स मींस जो कानून बनाने की पावर्स थी, वो भी जा रही हैं, चली गई आफ्टर 1833। चार्टर एक्ट जो है 1833 का, वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी ले जा रहा है। ओके, सो एंटायर लेजिस्लेटिव पावर वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स हिज काउंसिल। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सुना होगा, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सुना होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि यार यहां तो नहीं हो रहा ऐसा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आमतौर पे ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी सरकार के तीन पिलर्स होते हैं, तीन स्तंभ होते हैं जिनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेजिस्लेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून या लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून या लॉज को इंप्लीमेंट करना या उन कानून या लॉज की पॉलिसी के पीछे की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, और तीसरा जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चेक रखना कि क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द लॉ काम कर रहे हैं, क्या हमारे प्राइवेट सिटीजन्स भी लॉज और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी रेमेडी, उसकी सजा, उसकी पेनल्टी लगाना, यही काम होता है। अब अगर ये तीनों काम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दिए जाते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद ये इंश्योर करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे कि हाउ इट इज इंश्योर्ड कि दीज आर सेपरेट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वही नहीं आपको यहां नजर आएगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स भी एक ही व्यक्ति के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एक ही व्यक्ति के पास है। इनफैक्ट वी सॉ जुडिशियल पावर्स, जहां पे अपील जारी है इनके पास, वो भी इन्हीं के पास है। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यू कैन सी वेरी वेल। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? क्या आपको क्लियर हो रही है बात? यस और नो? थोड़ा बता दो मुझे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट। ठीक है, तो अब क्या है? लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, नाउ दे विल बी कॉल्ड एक्ट। अब ये एक्ट बुलाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया कि पहले जो एक्ट थे उनको रेगुलेशन बुलाया जा रहा था, लेकिन अब इनको एक्ट बुलाया जाएगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बेसिकली सिर्फ इतना है, ये सजेस्ट करना है
ये सजेस्ट करना है कि अब जो इंडिया के अंदर लॉज लगने वाले हैं पूरे इंडिया पे अप्लाई होंगे, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू से दैट वी हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So slowly but surely we are trying to take away most of the powers from the company. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये काम है एज अ कमर्शियल बॉडी, एज अ कमर्शियल फंक्शंस, दे हैव एंडेड. ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ इसमें इसके बाद नुकसान उठाया था. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ लॉट ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भारत में कमर्शियल ऑपरेशंस खत्म कर दिए. But because they had officials, because they had revenue collecting officials, क्योंकि इन्होंने अपना सेटअप कर रखा था सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम को नहीं छोड़ सकते थे. इस वक्त कमर्शियल ऑपरेशंस को उन्होंने बंद कर दिया भारत में. मान लीजिए बहुत ही नॉमिनल और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अब ये व्यापार करते थे, लेकिन ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेरिटरीज हैं. और अभी हम हैंड ओवर भी नहीं कर रहे हैं इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अभी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं लेना चाहती है, वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही इसको गवर्न करना चाहती है. बिकॉज वंस यू टेक डायरेक्ट कंट्रोल इट टेक्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट टेक्स मनी. तो कमर्शियली उसके जो काम थे वो सारे समाप्त हो गए. तो इसका मतलब जो आपका मोनोपोली वाला सिस्टम है, कोई भी मोनोपोली अब नहीं रही. ना ही ट्रेड विद टी, ना ही चाइना, किसी भी टाइप की मोनोपोली अब नहीं रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आफ्टर 1833 चार्टर एक्ट. ऑल्सो ये भी कहा गया दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय द कंपनी इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स. तो अगर इफ इट वॉज नॉट एम्प्टली क्लियर आफ्टर 1813, इट वॉज मेड इवन क्लियरर बाय 1833. 1833 के जो एक्ट है उसने और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो हिज मैजेस्टी उनके आने वाली पुश्तों के लिए वो संभाल के रख रहा है. तो इट इज जस्ट वर्किंग लाइक अ ट्रस्टी. वो एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है जिसको जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन अथॉरिटेटिवली उसके पास कोई अधिकार नहीं. क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि कंपनी की टेरिटरी जो है वो मैजेस्टी की और उनके सक्सेसर्स की टेरिटरी है, साफ साफ बताया जा रहा है. 1833 में यह भी कहा गया कि सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट में देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन. अब ये सिविल सर्वेंट्स कौन है यार? ये सिविल सर्वेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एम्प्लॉयज होंगे, बिकॉज एज यू नो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही परफॉर्म कर रही है. उनके तो कमर्शियल फंक्शंस कम हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो वही परफॉर्म कर रही हैं. इसका मतलब ये कि जो इनके रेवेन्यू कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, या जो इनके एम्प्लॉयज मैजिस्ट्रेट डीएम की तरह काम कर रहे हैं, वहां अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयज ही काम करते थे. हाउ वर दे अपॉइंटेड? दे वर अपॉइंटेड बाय स्पॉइल्स सिस्टम. स्पॉइल्स सिस्टम का क्या मतलब होता है? स्पॉइल सिस्टम का मतलब होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो ये डिसाइड करते थे या वो ये बताते थे कि भाई इस पोजीशंस पे इस बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा. सो दे यूज्ड टू नॉमिनेट द पीपल एंड दीज नॉमिनेटेड पीपल यूज्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इन नॉमिनेटेड लोगों को अप्रूव किया करते थे. अब क्या हुआ? अब ये अप्रूवल सिस्टम की वजह से आप बहुत ज्यादा देखते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होगा या बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबर होगा, वो अपने मम्मी पापा के रिश्तेदारों को, अपनी बीवी के रिश्तेदारों को ये बता के आ जाता होगा कि मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता हूं, तुमको डीसी लगवा दूंगा, तुमको डीसी लगवा दूंगा क्योंकि मेरी एक नॉमिनेशन जाएगी, नॉमिनेशन पे अप्रूवल हो जाएगा. सो अपने जितने भी चाचा मामा ताया के लड़का है, फूफा का लड़का है, उसको मैं डीसी बना देता था उस टाइम पे, ये कह के कि ये मेरा नॉमिनी है. So there was no test, there was no competition system, and Indians तो चलो दूर की बात है, Indians तो पूछो ही मत कि Indians थे या नहीं थे. So for the first time in 1833 it was decided, it was attempted कि एक open competition का system introduce किया जाए, but this was not approved by the board of control and court of director. तो जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि नहीं नहीं यार, ओपन कंपटीशन नहीं करना है, हमने वादे किए हुए हैं यहाँ पे, वी हैव प्रॉमिस्ड एवरीवन.
कि हम किसको किसको डीसी बनाएंगे, किसको ऑफिसर बनाएंगे, वो नहीं हम कर सकते हैं। ओपन कंपटीशन नहीं हो सकता है। तो फिर ये ओपन कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ अंटिल 1861। तो 1833 में आइडिया तो था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स दे सेड कि नहीं पुराना सिस्टम सही है। दे डिड नॉट वांटेड टू चेंज। तो बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स भी ऐसे थे इनिशियल ईयर्स में। खासतौर पे कॉर्नवालिस ऐसा व्यक्ति था जिसको ऐसा लगता था कि इंडियंस जो होते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं। इंडियंस बाय नेचर जन्म से डिसऑनेस्ट है, ठीक है। जैसे कि आप तो ऑनेस्टी की मूरत है खुद, है ना, आपने तो सिर्फ अच्छे कर्म किए दुनिया में, कॉर्नवालिस साहब। लेकिन उनको भारत वाले ऐसे लगते थे, इंडिया वाले ऐसे लगते थे कि ये यार ये पैदा ही ऐसे होते हैं, ये डिसऑनेस्ट होते हैं, इन पे भरोसा नहीं जताया जा सकता, है ना। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत सालों तक कंटिन्यू होता रहा ब्रिटिशर्स के अंदर। इसको जाने में टाइम लगा, तभी जाके 1854 में, और 1854 के बाद जो है वो आपका चार्टर एक्ट 1854 ओपन्स द सिविल सर्विसेज फॉर द एग्जाम। तो दोस्तों इसी तरह 75 to 80 आवर्स हर सब्जेक्ट के अंदर लगाने के बाद हम उसे प्रीलिम्स के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। इस संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर जो 2024 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इन डेली लाइव क्लासेस के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन भी मिलेगी ड्यूरिंग द क्लासरूम इटसेल्फ। साथ ही साथ आपको सिलेबस का कवरेज सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि स्टैटिक नहीं कवर होगा या सिर्फ करंट अपडेट्स होंगी, पूरा होलिस्टिक तरीके से सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे और 7 फुल लेंथ टेस्ट्स ये भी आपको एंड में प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट पीरियोडिक इंटरवल्स पे आप टेस्ट लिख सकते हो और अपनी तैयारी को असेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजिक और एकेडमिक मेंटोरशिप अवेलेबल रहेगी। दोस्तों इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप CSAT इंक्लूड करते हुए कोर्स लेते हैं तो भी, और CSAT इंक्लूड नहीं करते हुए तो भी अगर कोर्स लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अक्टूबर 31 कोड का इस्तेमाल करते हुए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही। धन्यवाद और हैव अ वेरी नाइस डे।